नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। और आज बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की, क्योंकि नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बार जो कयास लगाए जा रहे थे हिमाचल प्रदेश में कि दोबारा से रिपीट करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल रुझानों में नजर नहीं आ रहा है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में बाजी मार ली है और इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक नज़र गुजरात पर भी डाल लेते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और ऐतिहासिक ये जीत कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की। गुजरात में अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, दोनों ही राज्यों की हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया हैं, उनसे हम जानते हैं, क्योंकि हिमाचल को बहुत करीब से उन्होंने कवर किया। अलग अलग विधानसभा में वो गए थे जब चुनाव वहाँ पर चल रहा था, वोटिंग चल रही थी। हेमंत, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल में इस बार ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से रिपीट करेगी। एक जो हमने देखा था कि उत्तराखंड और हिमाचल में 5-5 साल में सरकारें बदलती हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो पाया था और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जो करिश्मा उत्तराखंड में हुआ, सरकार दोबारा से रिपीट किसी की नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हुई तो शायद वही जादू हिमाचल में भी चलेगा। लेकिन ऐसा तो होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। रुझानों में तो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने पार कर लिया है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा शंकर, क्योंकि पहाड़ी राज्यों का अगर जिक्र करें तो वहाँ ट्रेंड ही रहा है 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। इस बार भी इस तरीके की स्थिति थी कि 5 साल बीजेपी और फिर 5 साल कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन ऐसा इस बार इसलिए नहीं लग रहा था। तमाम एग्जिट पोल आप देखेंगे, एग्जिट पोल में यही देखा जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आती है। ग्राउंड लेवल पर हम लोग भी गए और हमने भी देखा, हमने समझा। हालांकि नाराजगी बीजेपी को लेकर, उनके मंत्रियों को लेकर थी, तो फिर वहाँ पर आलाकमान ने मंत्रियों की जो सीट है वही बदल दी। इस तरीके की स्थितियां भी हो गई। हालांकि वो बैकफायर हो गया। चाहे फतेहपुर की सीट को आप देख सकते हैं और इसके अलावा कई ऐसी सीट हैं, शाहपुर की सीट को आप देख लीजिए, जहां पर मौका एक बार फिर से शाहपुर में सरवीन चौधरी को दे दिया, जो बीजेपी की पुरानी मंत्री भी रही हैं और लगातार वहां जीत रही थी। लेकिन वहां उनके खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था और बड़ा एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी उनको दोबारा मौका दे दिया गया, जो बैकफायर कर गया। फतेहपुर में जो सीट राकेश पठानिया को दी गई वो इतनी सेफ सीट नहीं थी, यानी कि 15 सालों से वहां पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन वहां फतेहपुर की सीट से राकेश पठानिया को उतार दिया, जो कि एडजॉइनिंग कंस्टिट्यूएंसी का अगर जिक्र करूं, नूरपुर से वो विधायक और मंत्री कद्दावर भी रहे। उनको लगा कि शायद फतेहपुर में उनको मौका दे दिया तो वो उस किले को, कांग्रेस के किले को वो ढा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो भी बैकफायर कर गया। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी ने करे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये स्थिति बन गई है। हालांकि अभी भी कई लोगों से बातचीत हो रही है, कई लोग यही जिक्र कर रहे हैं कि भले ही 26 सीटों पर अभी हम लीड कर रहे हों, 40 या 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही हो, लेकिन सरकार तो हम ही बनाएंगे। कई लोगों का जो परसेप्शन अभी भी वही बना हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस के आप नेताओं को देखिए, दिल्ली छोड़कर हिमाचल की तरफ जा रहे हैं और हिमाचल से उन विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है कि चंडीगढ़ आ जाइए, मोहाली में आपको आना होगा, तो रिजॉर्ट। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी पार्टी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस खेल को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब पहले से ही बाड़ेबंदी विधायकों की हो जाती है, चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो। हिमाचल में अगर ये दावा हो रहा है तो क्या आप ये मानते हैं कि वाकई में ऐसी स्थिति में है बीजेपी, अगर जोड़ तोड़ करती है तो वो कहीं सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है? इतना है उसके पास नंबर हो? बिल्कुल, आपने कहा कि जो बहुमत का आंकड़ा क्या होना चाहिए, तो 36 जो सीटें हैं, यानी कि माफ़ी चाहेंगे 35 का आंकड़ा अगर वो छू ले तो सरकार बन जाती है। लेकिन यहाँ अभी 26 तक लीड कर रही है। अभी उसको और कम से कम 9 सीटों की और आवश्यकता है। और उन 9 सीटों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शंकर, वो ये है कि निर्दलीय, अगर निर्दलियों ने साथ दे दिया, और निर्दलियों को लाना बड़ा आसान काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा उत्तराखंड के भी अंदर, उत्तराखंड एक और पार्टी उत्तराखंड के नाम से बनी थी, वहाँ पर उनको भी कई बार जोड़ा गया और कई बार मंत्रालय उनको दिया गया। वही स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर निर्दलियों को लेकर है, इंडिपेंडेंट है, और उन्होंने कई जगह पर, लगभग अभी तक जो आंकड़ा आया है, 4 इंडिपेंडेंट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जीत रहे हैं। तो अगर उनको जोड़ लिया जाए और फिर कुछ लोगों को तोड़ लिया जाए कांग्रेस पार्टी से, जिसके लिए महारत हासिल है बीजेपी को, तो मुझे लगता है कि जब गोवा और मणिपुर में एक बड़ा वो था, सीटों को लेकर एक बड़ा अंतर था, वहां आपने सरकार बना ली, तो हिमाचल के प्रदेश के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर
जो मंडी जिले से आते हैं, उनका गृह जिला है, 10 की 10 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं। तो वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हिमाचल प्रदेश अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। मंत्री ने तो अपनी सीट शायद बचा। बिल्कुल बिल्कुल, सिराज सीट पे बड़े मार्जिन से जीते हैं, 50,000 के मार्जिन से वो जीत रहे हैं। और यहाँ पर 10 जो उनके अंदर विधानसभा की 10 सीटें मंडी जिले के अंदर आती हैं, उनमें भी वो 10 के 10 जो उनके कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो लीड कर रहे हैं। जैसे दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। एक का आपने अभी जिक्र किया कि टिकट बदले गए, क्या वो वजह रही जो परिणाम है, या फिर उस तरह से प्रचार प्रसार हिमाचल में नहीं हो पाया जितना मुख्यमंत्री को करना चाहिए था? कहां पर कमी रह गई? क्योंकि ये पूरा इस बार जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात का अनुमान जरूर लगा रहे थे कि उत्तराखंड में अगर हो गया तो हिमाचल में भी होगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चाहे हम खटिमा से जो चुनावी मैदान में उतरे धामी साहब हालांकि अपनी सीट गंवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार बीजेपी की वहां पर बन गई। और जो करिश्मा उत्तराखंड के अंदर हो गया तो हिमाचल के अंदर होना चाहिए था, जिसका जिक्र वो चुनाव प्रचार जब करने आए थे धामी साहब, तो उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में सरकार बीजेपी की बन गई तो हिमाचल में भी बनेगी, पहाड़ी एक भाई। तो इस तरीके का जिक्र उन्होंने भी किया। लेकिन इसमें यह होता है कि पिछले जब से राज्य का गठन हुआ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात करते हैं, तो 5-5 साल जनता मौका देती है, किसी भी पार्टी को उसने रिपीट नहीं किया। पहली दफा ऐसा हुआ उत्तराखंड में कि इस बार दोबारा से बीजेपी को जनता ने मौका दिया। तो हिमाचल में क्या ऐसी कमियां रह गई जो चूक गई? बिल्कुल, अब ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मंत्रियों की एक तो पहले टिकट ना मिलना, उसके बाद मंत्रियों की सीट को ही बदल देना, ये अपने आप में बताता है कि आपने अपने क्षेत्र के अंदर, विधानसभा के अंदर काम नहीं किया। या एक एक्सपेरिमेंट जो फतेहपुर को लेकर बार बार मैं कह रहा हूं कि एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेना कि शायद ये घर तो हमारा बचा ही हुआ है। जैसे नूरपुर से वो विधायक थे और उनको फतेहपुर भेज दिया, नूरपुर में तो सीट मिल गई किसी और कैंडिडेट को उतार के, लेकिन फतेहपुर उनके हाथ से चला गया और वो कैंडिडेट हार गया जो कद्दावर था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका नुकसान हुआ है। मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने बात करी, मुद्दों पर बीजेपी पार्टी ने बात नहीं करी। तमाम सेना बीजेपी पार्टी की ओर से लगा दी गई। ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने नहीं आए हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके बावजूद भी 40 सीटों पे लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये बहुत बड़ा करिश्मा है, क्योंकि इसमें ये भी कह सकते हो आपके नेतृत्व का तो कोई रोल ही नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने किया, वहां की प्रदेश इकाई ने किया, वहां पर कांग्रेस आलाकमान का कहीं कोई रोल नहीं है। वो अलग बात है कि प्रियंका गांधी आई हो, चुनाव प्रचार किया हो, ये भी कहा होगा कि रिवाज बड़ा जरूरी है। वो बयान बड़ा सुर्खियों में रहा शंकर, जिन्होंने कहा कि रिवाज तो बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हर 5 साल में नेता निकम्मे हो जाते हैं। बीजेपी कह रही थी रिवाज बदलेगा, और रिवाज बदलेगा। वो प्रियंका गांधी कहती हैं कि हर 5 साल में नेता निकम्मे हो जाते हैं, भले इनके ही नेता हों, वो निकम्मे हो जाते हैं। हर 5 साल में इनको हटा देना चाहिए, इनको बदल देना चाहिए। तो शायद वो स्लोगन कामयाब हो गया, और रिवाज वाला स्लोगन, हालांकि अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी। कितनी बड़ी संजीवनी कांग्रेस पार्टी के लिए, जब अलग अलग प्रदेशों से कांग्रेस पार्टी हट रही है, जनता नकार रही है, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्या आपको लगता है कि उस यात्रा का भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है? क्योंकि जगह जगह राहुल गांधी गए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश आने वाले चुनाव में दिया, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हो। क्या उसका भी असर आम जनता पर पड़ा होगा? जैसा कि आपने कहा कि बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के कोई भी प्रचार प्रसार के लिए वहां पर नहीं आए, यानी कि इससे कांग्रेस पार्टी ने पहले सरेंडर कर दिया था कि भाई शायद नहीं जीतेंगे हम, लेकिन उसके बावजूद भी कम है। जब हम राजनीतिक पंडितों से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है, अमूमन हमने राजस्थान के अंदर भी देखा कि 5-5 साल में ट्रेंड चेंज होता है, 5 साल में बीजेपी, 5 साल में कांग्रेस। जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पर जिक्र ये होना शुरू हो जाता है कि 5 साल इनको दे दिया, 5 साल इनको देने, कुछ इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट। आप जब हिमाचल गए थे तो वहां पर क्या यही परसेप्शन था या फिर मुद्दों की बात? बिल्कुल, मुद्दों की बात अलग हो गई, क्योंकि मुद्दे हिमाचल प्रदेश के अंदर है नहीं। वहां पर पानी की कोई कमी है नहीं, वहां पर बिजली का कोई संकट है नहीं, मुद्दे नहीं है वहां पर। नेता अगर आएंगे तो वोट मांगे किसके लिए? मुद्दे ही नहीं है, बिना मुद्दों के क्या वोट मांगेगा? लेकिन मेन जो मकसद है, अगर कोई स्कैम हुआ है, कई मंत्रियों ने स्कैम वहां पर किए जिनको लेकर बैकफुट पर आए, प्रदेश अध्यक्ष को बदलना पड़ गया बीजेपी के, तो वो एक कुछ पॉइंट्स थे जो सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल कर रहे थे, और यही वजह है कि शायद ये सीटें जो कम हुई हैं ये उसी का आकलन होगा। लेकिन मैं वोट प्रतिशत की बात कर दूं शंकर, तो 42% लगभग 43% बीजेपी को वोट मिला और 44% कांग्रेस को वोट मिला, जो अभी तक आंकड़ा आ रहा है। हो सकता है कि वोट प्रतिशत बढ़ जाए, लेकिन वहीं वोट प्रतिशत अगर हम हिमाचल 2017 के वोट प्रतिशत पर जिक्र करते हैं, जहां पर 44 सीटें जीती थी बीजेपी पार्टी ने और सरकार बनाई थी, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, तब 48 तकरीबन 49% वोट उनको मिले थे और महज 40 से 41% वोट कांग्रेस पार्टी को। तो ये कंपैरिजन था, यहाँ कंपैरिजन ही नहीं बचा। आम आदमी पार्टी की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजरात, माफ कीजिए, पंजाब में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो नेता थे, उनका यह दावा था कि इस बार परिवर्तन होगा, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो दिल्ली में तो आपने देखा एमसीडी चुनाव में परचम लहराया आम आदमी पार्टी ने। कहाँ पर कमी रह गई?
क्योंकि हिमाचल में ऐसी उम्मीद थी कि भाई 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस रिपीट करती है, तो ये दावा कर रहे थे कि काम दरअसल हुआ नहीं है पिछले कई सालों से, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। तो आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नीचे चले जाना, ये क्या दिखाता है? कहाँ मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करता हूँ तो आम आदमी पार्टी ने कुछ ना कुछ पाया ही है, खोया है नहीं, उसके पास खोने के लिए कुछ था नहीं। तो अगर आप 1 से 1.5% तक का वोट प्रतिशत ले रहे हैं तो आप अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हालांकि मैदान से पहले ही आउट हो चुकी थी, मैच में थी नहीं वो, जब हम गए थे वहाँ पर, जब हमें मालूम चला कि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लेकिन 20 या फिर मान लीजिए 1 महीने से पीछे की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा उसमें जोश नजर ही नहीं आता था। खुद रैलियां खत्म हो गई थी केजरीवाल की। एक चीज मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, पहाड़ी राज्य चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वहां पर क्या लोगों को फ्री में नहीं चाहिए बिजली पानी, तमाम जो ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किए थे? आपको याद होगा उत्तराखंड का जब चुनाव था उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किए थे कि बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सब चीजें फ्री देंगे, लेकिन गंजा ने नकारा। तो ये पहाड़ी राज्यों में ये फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा, वहाँ जो लिटरेसी रेट ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, और वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अगर क्योंकि पहाड़ी जो होता है, शंकर भी पहाड़ी हैं मुझे मालूम है, पहाड़ी जो होता है वो बहुत मेहनती होता है। मेरा जो परसेप्शन है, खुद का पर्सनल जो व्यू है वो मेरा यही है कि वो बहुत मेहनती होता है, और मेहनती आदमी को फ्री का चस्का नहीं चाहिए। इसलिए उत्तराखंड में लोगों ने नकारा, तो फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति बनी कि उनको फ्री, जब हमने बात की लोगों से, हमने कहा कि वो तो फ्री दे रहे हैं, इतना यूनिट फ्री देंगे, वो देंगे, और उसी को अडॉप्ट किया बीजेपी ने। आप देखिए, जयराम ठाकुर ने 2 महीने पहले ऐलान कर दिया कि 300 यूनिट हम फ्री कर देंगे। जो केजरीवाल कर रहे थे उसी की राह पर जयराम ठाकुर आ गए। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक ड्रॉबैक चला गया कि आप भी फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्री नहीं चाहिए वहाँ के लोगों को, मेहनत से कमा रहे हैं, और समृद्ध प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, तो उनको फ्री की आवश्यकता ही नहीं। तो क्या यही वजह रही वहाँ पर इस बार जो बदलाव हुआ कि एक बार जनता बीजेपी कांग्रेस को मौका देती है? पिछली बार बीजेपी को दिया था, इस बार कांग्रेस को दिया था, मुद्दों पर वोट नहीं हुआ, ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का आप जिक्र तो बार बार करते हैं, लेकिन डबल इंजन का वो फायदा उनके धरातल पर मिला नहीं। यही वजह है कि डबल इंजन को लेकर आप प्रचार करने तो आ गए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, या फिर कई अमित शाह की कई रैलियां हों, लेकिन उस डबल इंजन का इम्पैक्ट उन 5 सालों में नजर नहीं आया। नाराजगी थी, हालांकि कोरोना के टाइम पर बहुत मैनेज किया जयराम ठाकुर ने, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां रही हैं। मुद्दों पर बात नहीं हुई। करप्शन एक बड़ा मुद्दा था हिमाचल प्रदेश के अंदर, कई स्कैम्स वहाँ पर हुए। शिक्षा की भर्ती के घोटालों को लेकर भी एक स्कैम हुआ, जिसके लिए परेशानी जो राकेश पठानिया उनके ऊपर भी एलिगेशन लगे, और संपत्ति को लेकर भी एलिगेशन लगे। तो इस तरीके कुछ स्कैम थे जो जिससे बैकफुट पर बीजेपी के कई मंत्री आए। यही वजह है कि उनकी सीट को बदला भी गया, उनको मंत्रालय से भी हटा दिया गया, और उसके बाद फिर ये स्थिति बन गई कि आखिरकार उनको, अभी मैं कुछ एक आंकड़ा जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात है कि 2003 हो, 2012 हो, 2007 हो, 2017 हो, जब जिसकी सरकार रही, उनके मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। 6 ऐसे मंत्री रहे 2003 में, प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री थे, तो उनको हार का स्वाद चखना पड़ा। यानी कि आपकी सरकार से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको रिपीट करना है, यानी कि किसी और को लेकर रिपीट नहीं करना, उनको किसी और को लेकर आना है। 2012 में प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी, 4 मंत्री को विदा कर दिया जनता ने। 2017 में वीरभद्र की सरकार थी, 6 मंत्रियों को विदा कर दिया। 2007 में भी वीरभद्र की सरकार थी, 5 मंत्रियों को विदा कर दिया। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। और अभी के मंत्री की बात कर लूं तो 7 मंत्री ऐसे हैं जिनको नकार दिया है। हालांकि अभी वो लीड कर रहे हैं, अभी भी वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सातों के सातों अपनी सीट बचा पाए। जाते जाते सवाल, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी संजीवनी है, और आने वाले टाइम में जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें इसका कितना असर देखने को मिलेगा, इन चुनाव परिणाम? नहीं, इसको लेकर जरूर कांग्रेस पार्टी जाएगी, और वो चाहे छत्तीसगढ़ का बार बार वो जिक्र करती है कि हमने एक प्रदेश तो बचाया ही है, और अब हिमाचल प्रदेश भी उनके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। राजस्थान भी उनके हाथ में, अब उसमें पता नहीं क्या होने वाला है आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा, हिमाचल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो विक्रमादित्य एक ऐसा चेहरा है, वीरभद्र के बेटे, तो विक्रमादित्य ऐसा चेहरा है जो आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह कांग्रेस की, उन्होंने भी अपनी सीट बचा। बिल्कुल बिल्कुल, विक्रमादित्य अच्छे मार्जिन के साथ वो आगे अभी भी लीड कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि विक्रमादित्य जो है वो आगे चेहरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो शुक्रिया, हम आगे और बातचीत करेंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश के जो रुझान आए, रुझानों में बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिल गया है, लेकिन जो ट्रेंड इस बार कहा जा रहा था कि रिवाज बदलेगा, वो हिमाचल में तो रिवाज बदला नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह जरूर देखना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है। जैसा कि हिम्मत ने भी बताया कि बहुत से ऐसे बड़े नेता जिनको प्रचार के लिए वहां पर जाना चाहिए था, वो नेता वहां पर नहीं पहुंचे, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी
अगर बहुमत का आंकड़ा पार करती है तो किसी संजीवनी से कम कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।